हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल सेट 16 के पार्ट 2 के बारे में। इसका पार्ट 1 हमने कल डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय को, साथ ही चुनाव आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, आपात उपबंध और वरीयता क्रम के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय को डिटेल में जानेंगे। भारतीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जितनी भी गठित की जाने वाली पॉलिटिकल बॉडीज हैं उनको दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। ये जो निकाय हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और गैर संवैधानिक निकाय और संवैधानित्र निकाय। गैर संवैधानिक निकाय को हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और संवैधानित्र निकाय को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, इन दोनों में शब्दों का ही अंतर है, लेकिन इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, यानी कि इनका जो अर्थ है वो सेम ही है। सबसे पहले हम जानते हैं संवैधानिक निकाय के बारे में कि जो संवैधानिक निकाय हैं वो किस प्रकार के हैं, इनके सदस्यों का गठन कैसे किया जाता है और भारत में कौन कौन से प्रमुख संवैधानिक निकाय हैं। देखिए, ये ऐसे प्रकार की संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है और इनके लिए किसी न किसी अनुच्छेद का प्रावधान भी किया गया है और इसी कारण से ये निकाय टिकाऊ होते हैं और ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि इनका जब भी इनको समाप्त किया जाता है तो उसके लिए किसी सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इनको समाप्त नहीं किया जाता। इनके लिए संविधान में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया जाता है। इनका गठन स्वयं संविधान के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो गठन की प्रक्रिया है उसको संविधान में उल्लेखित किया गया है और इनके गठन के लिए राष्ट्रपति को सक्षम माना जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के हाथों में इतनी पावर होती है कि वो इन संस्थाओं के गठन के लिए आदेश दे सकते हैं। इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें पद सुरक्षा भी प्रदान की गई है और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जब भी इन्हें पद रिक्ति करनी होती है, यानी कि जो इन निकाय के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनको हटाया जाना होता है, तो उनके लिए संविधान में इसके लिए विधियों का उल्लेख किया गया है और इसी कारण से ये टिकाऊ भी हैं और ज़्यादा पावरफुल भी होती हैं। भारत में अगर प्रमुख संवैधानिक निकायों की बात करें तो देखिए वो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग, 315 से लेकर 323 के अंतर्गत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग और 338 क के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, 280 के अंतर्गत वित्त आयोग और 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग से नाम से भी जानते हैं। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, राज्य का महाधिवक्ता 165 के अंतर्गत। इन जो संवैधानिक निकायों का उल्लेख है ये संविधान के अंतर्गत उपरोक्त जो अनुच्छेद हैं इनके अंतर्गत किया गया है और इन्हीं कारण से इन्हें कहा जाता है संवैधानिक निकाय। इनके बारे में आपको बस मुख्य बात ये ध्यान रखनी है संवैधानिक निकाय के बारे में, ये की पॉइंट कि इनका उल्लेख हमेशा ही भारत के संविधान के अंतर्गत किया जाएगा और इनका कोई ना कोई अनुच्छेद दिया होगा। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक अथवा संवैधानित्र निकाय। इनको इंग्लिश में कहा जाता है, गैर संवैधानिक को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और संवैधानित्र निकाय को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। देखिए, गैर संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक जो संस्थाएं हैं इनके बारे में आपको ये की पॉइंट याद रखना है कि इनका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं होता, यानी कि इनके लिए किसी भी प्रकार के अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया जाता, लेकिन इनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक प्रकार है सांविधिक वैधानिक कानूनी लीगल निकाय, जिसको हम एक ही नाम से इंग्लिश में जानते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, और दूसरा है कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव और आदेश द्वारा गठित निकाय, गैर सांविधिक निकाय यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। देखिए, आप इनको हमेशा ही इनके इंग्लिश नाम से याद रखिएगा, हिंदी नाम से अगर याद करने बैठ गए तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ आपको दो बातें ध्यान रखनी है, सांविधिक निकाय और गैर सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। जो सांविधिक निकाय है यानी कि विधियों के अंतर्गत जिनका उल्लेख है, यानी कि जिनके लिए कानून बनाए गए हैं,
यानी कि जिनके लिए एक्ट लाए गए हैं उनके अंतर्गत आते हैं सांविधिक निकाय। लेकिन कुछ ऐसे निकाय भी हैं जिनके लिए मात्र आदेश जारी किया जाता है या फिर प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसी के आधार पर ही उनका गठन हो जाता है, तो वो आ जाते हैं गैर सांविधिक निकाय के अंतर्गत। अगर बात करें हम सांविधिक निकाय के बारे में तो देखिए इनको संसद के अधिनियम के द्वारा या फिर जो भी राज्य का विधानमंडल है उनके द्वारा किसी न किसी प्रस्ताव के अंतर्गत इनका गठन किया जाता है और इनके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल पास कराना होता है। बिल पास कराएंगे तो उसके बाद में वो एक्ट बनेगा और एक्ट बन गया तो बाद में वो कानून का रूप लेगा, तो इसी वजह से ये बन जाएगा लीगल निकाय यानी कि सांविधिक निकाय। इसके प्रमुख उदाहरण हैं लोकपाल और लोकायुक्त। इनके लिए 2013 के अंतर्गत अधिनियम लाया गया था। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, जिसको हमने 1993 के अंतर्गत एक अधिनियम पेश किया गया था, उसके अंतर्गत इसका आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, CBI और केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये जो मुख्य निकाय हैं इनको हम गैर सांविधिक निकाय के अंतर्गत सांविधिक निकाय के नाम से जानते हैं। बात करें अब कार्यकारी आदेश, कार्यकारी या फिर आदेश द्वारा गठित निकाय यानी कि गैर सांविधिक निकाय और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंतर्गत, तो देखिए इनका जब भी गठन किया जाएगा तो इनका मंत्रिमंडल के आदेश पर गठन किया जाएगा या फिर कोई भी मंत्रालय है वो अपना प्रस्ताव पारित कर देगा, तब इनका गठन किया जाएगा। मुख्य बात ये है कि जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं इनका गठन आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। मान लीजिए जैसे कि नीति आयोग था, हमें योजना आयोग के स्थान पर सरकार ने इसका नाम चेंज करने की बात कही और इसको एक नया रूप दिया गया नीति आयोग का, तो इन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका नया गठन कर दिया और पुराने वाले आयोग को विघटित कर दिया यानी कि उसको समाप्त कर दिया। तो ये थी इनकी ज़रूरत, यानी कि आवश्यकता के आधार पर अगर किसी भी निकाय का हमने गठन करना है तो वो आ जाएगा एग्जीक्यूटिव अथवा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंतर्गत। इसके मुख्य उदाहरण है योजना आयोग, जिसको 1950 में गठित किया गया था। जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया है गैर सांविधिक और संवैधानिक निकाय, जिसके दो प्रकार हैं, सांविधिक और गैर सांविधिक निकाय। इनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतवर्ष में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। देखिए मतदान करने का अधिकार और स्वयं को निर्वाचित होने का जो अधिकार है इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो मतदान करने का अधिकार है और खुद का जो निर्वाचित होने का अधिकार है ये एक प्रकार का वैधानिक अधिकार है यानी कि एक विधिक अधिकार है। यह न तो संवैधानिक अधिकार है और न ही मौलिक अधिकार है और हम इतना तो जानते ही हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मतदान का अधिकार शामिल नहीं है और यह प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमने बात की थी हमारे पिछले टॉपिक में चुनाव आयुक्त के बारे में, जिसमें हम निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं। जो भी चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति हमेशा ही की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर बात करें हम चुनाव आयोग के बारे में, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय आयोग के रूप में अंतिम बार कब बनाया गया था। देखिए हमने बात की थी कि जब 1989 का समय था उस समय एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या को बहुसदस्यीय संख्या करके 3 सदस्य के तौर पर गठित किया गया था, लेकिन यह अधिसूचना 1990 में खारिज कर दी गई थी। उसके बाद में 1993 के अंतर्गत दोबारा अध्यादेश जारी किया गया जिसके अंतर्गत 3 सदस्यीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है अंतिम बार, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्या घोषित करती है।
देखिए, जो भारत की निर्वाचन प्रणाली है इसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति की व्यवस्था को अपनाया गया है। और इसका अर्थ ये रहता है कि इसके अंतर्गत जो भी मतदाता होंगे वो एक व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, यानी कि चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको उनमें से किसी एक को वोट नहीं दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मतदाता को अपनी वरीयता बतानी होगी, जिसके अंतर्गत वह बताएगा, मान लीजिए कि कोई ए, बी, सी ये 3 उम्मीदवार हैं और इनको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाना है। तो देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति डी है और उसको इन्हें वोट देना है, तो ये अपनी क्रम बताएगा, वरीयता क्रम बताएगा कि पहले नंबर पे ए है, दूसरे नंबर पे सी है, तीसरे नंबर पे बी है। और जितने भी मतदाता होंगे वो इसी प्रकार से यह क्रम निर्धारित करेंगे, अपनी वरीयता बताएंगे। और जब अंतिम तौर पर जो भी व्यक्ति बहुमत प्राप्त करेगा वह उस चुनाव का विजेता कहलाएगा। यह इस तरीके से होता है कि इसके अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनको प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। इसके अंतर्गत ये है कि पहली वरीयता वाला उम्मीदवार बहुमत अगर ना पाए तो दूसरी वरीयता के अनुपात के बारे में देखा जाता है। अगर वह बहुमत प्राप्त नहीं करता तो तीसरे की बारी आती है। इस प्रकार से जब अंतिम तौर पर कोई भी उम्मीदवार बहुमत प्राप्त करता है तब उनका चयन किया जाता है। तो देखिए, इसका जो मुख्य घोषणा है, यानी कि जो इसका मुख्य उपयोग है वो है कि इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था कि जो भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा इनका समय जो होगा 6 वर्ष या फिर इनकी आयु के 65 वर्ष तक, इनमें से दोनों में से कोई भी पहले जो पूर्ण हो जाएगा तब तक ये अपनी पद पर बने रहेंगे। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चुनाव आयोग की शक्ति एवं कार्य करने की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? देखिए, चुनाव आयोग के जो कार्य करने की शक्तियां हैं ये आती हैं, एक तो प्रशासनिक, एक आती है सलाहकारी और एक आती है अर्धन्यायिक। न्यायिक नहीं आती। ये क्यों नहीं है? देखिए, अगर प्रशासनिक के बारे में बात करें तो यह भारत में होने वाले चुनाव प्रणाली को संचालित करता है, तो वो आती है इसके प्रशासन श्रेणी के अंतर्गत। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत जो भी निर्वाचन आयोग है केंद्र में अगर बात करें तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है कि जो भी केंद्र में संसद के जो सदस्य हैं उनकी जो योग्यताएं हैं वो, और राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत राज्य के जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं के बारे में राज्यपाल को वो अपना सलाह देता है। तो यह दोनों कार्य ही आते हैं सलाहकारी और अर्धन्यायिक श्रेणी के अंतर्गत। तो देखिए, इसमें शामिल नहीं है सी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सी हैं, तो हमारे ऑप्शन में होना था ए, बी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग के कार्य के अंतर्गत नहीं आता? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, देखिए ये इनके प्रमुख कार्य हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाता को पंजीकृत करना, ये भी इसी का कार्य है। निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, ये भी बिल्कुल सही है। संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना, ये कथन गलत है, क्योंकि इससे संबंधित सलाह प्रधानमंत्री को नहीं राष्ट्रपति को दी जाती है। विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर मुख्यमंत्री को सलाह देना, तो देखिए ये भी गलत है, क्योंकि यह सलाह राज्यपाल को दी जाती है। तो यहाँ जो गलत कथन है वो है 4 और 5। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं आता, तो ऑप्शन में होना चाहिए था 4, 5। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व हेतु अनुदान देने की अनुशंसा करता है? हमने वित्त आयोग के बारे में एक पॉइंट को डिस्कस किया था कि अगर राज्य को राजस्व प्रदान करना है भारत की संचित निधि से, यानी कि केंद्र की संचित निधि से, तो उसके लिए वित्त आयोग सिफारिश करता है। साथ ही अगर जो नगरपालिकाएं और पंचायतें हैं उनको भी अगर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी है राज्य की संचित निधि से, तो वह कार्य भी वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो यह राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट,
राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, राज्य का वित्त आयोग है और केंद्र का जो वित्त आयोग है, यह दोनों ही एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि इनके लिए एक अनुच्छेद का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से वित्त आयोग के कार्य नहीं है? पहला है संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वित्त आयोग है ये संघ और राज्य यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में करों का वितरण करने का निर्णय लेता है। सहायता अनुदान हेतु राज्यों के आवेदन पर विचार, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, ये भी सही है, ये इसका कार्य है। संघ और राज्य सरकार बजट के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना और इसकी रिपोर्ट पेश करना। तो देखिए, ये कार्य इसका नहीं है, ये कार्य आता है कैग के अंतर्गत। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कार्य नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन डी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वित्त आयोग के संबंध में कौन से सही है? वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा, ये कथन सही है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, ये कथन गलत है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 25 तक है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है NK सिंह, तो ये कथन भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की चर्चा है, ये भी कथन सही है। देखिए, जो ऑप्शन 2 है ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो एक अध्यक्ष होते हैं लेकिन 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर गलत है वो है ऑप्शन 2, लेकिन सही है 1, 3 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 तथा 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर की बात करें तो ये कैटेगरी आती है गैर संवैधानिक, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो और जिनका जो गठन है वो किसी न किसी प्रस्ताव या फिर बिल के द्वारा किया गया हो। तो ऑप्शन देखते हैं। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। वित्त आयोग की बात करें तो 280 के अंतर्गत इसके गठन के बारे में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो 263 के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार के बीच में समस्याओं का सुझाव और अंतर्राज्य यानी कि राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने के लिए 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के बारे में बताया गया है। लेकिन जो नीति आयोग है इसके लिए किसी भी प्रकार के अनुच्छेद का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर जो संविधानेतर संस्था है वो है ऑप्शन सी में नीति आयोग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन नीति आयोग से संबंधित नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, बिल्कुल सही है। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2015 में इसको समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, ये भी सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। देखिए, ये कथन गलत है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। तो देखिए, ये भी सही है, 1 जनवरी को इसका गठन किया गया था। पूर्णकालिक अध्यक्ष कभी नहीं होता, क्योंकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा ही प्रधानमंत्री होता है। तो इनके लिए कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, जब तक जो भी प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत किन किन आपात उपबंध की चर्चा की गई है? देखिए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत 3 प्रकार के आपात उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के अंतर्गत राज्य में वैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो जो आपात उपबंध है वो होने चाहिए राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन होना था ए, बी और डी। ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की अवधोषणा अनुच्छेद 352 किन परिस्थितियों में की जा सकती है? अगर बात करें हम मूल संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके घोषणा का कारण
तो देखिए वो था आंतरिक अशांति। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 था, इसके अंतर्गत इस नियम को बदल दिया गया और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि वर्तमान में जब भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा तो उसका कारण होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इनके आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वो भी जब मंत्रिपरिषद उनको लिखित रूप में देगा। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि पर क्या असर होता है? देखिए इसके बारे में ये मुख्य बात है, इतनी आपको याद रखनी है कि इसकी समयावधि को बढ़ाया भी जा सकता है और एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथ ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभाओं का जो कार्यकाल था उसे बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष तक कर दिया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो ये बात भी यहाँ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष कब तक रखा जाना आवश्यक है? देखिए जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है तो उसके लिए संसद में 1 माह तक इसका प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अगर 1 माह के अंतर्गत इसका प्रस्ताव पारित हो जाता है तब इसको लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। लेकिन एक बात और याद रखिए कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तब एक बार में केवल 6 माह तक इसे लागू किया जा सकता है, उसके बाद में संसद से इसका पुनः अनुमोदन करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वरीयता अनुक्रम सही है? देखिए सबसे पहले आएगा राष्ट्रपति, उसके बाद में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद में भूतपूर्व राष्ट्रपति और फिर आता है मुख्य न्यायाधीश। तो ये क्रम आपको इसी प्रकार से याद रखना है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में आपको कुछ अध्यक्ष दिए गए हैं और सूची 2 में उन अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में है सुनील अरोड़ा, तो इनका क्रम है 3 से सही। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और इस आयोग के जो समयावधि है वो है 2020 से 2025। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो है राजीव कुमार और नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी कि जो CEO हैं वो है अमिताभ कांत। तो यहाँ क्रम होना चाहिए 3 4 1 2। 3 4 1 2 क्रम है हमारे ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं करता है? देखिए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, लेकिन अनुच्छेद 281 के अंतर्गत वित्त आयोग अपनी अनुशंसाएं करता है, इस बात का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 15 अनुच्छेद 324। नेक्स्ट, पिछली वीडियोस में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आपको बताना है निम्न में से कौन से राज्य में सबसे अधिक समयावधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है पंजाब। इसमें कुल 57 माह के लिए राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन की जो हाईएस्ट अवधि है वो है 3 वर्ष। 3 वर्ष के ज़्यादा समय तक के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन पंजाब इसमें कुल 57 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बात करें अगर यूपी के बारे में तो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बार लागू किया गया था। कुल 10 बार यूपी में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। देखिए यहाँ बात की थी मैंने कि सबसे अधिक समयावधि यानी कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, ना कि ये कि इसमें कितनी बार सबसे ज़्यादा लागू किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब। नेक्स्ट,
आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। ऑप्शन है आपके पास सुकुमार सेन, श्रीमती रमा देवी, वी.के. सुंदरम, टी.एन. शेषन। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही इसके जो अदर ऑप्शंस हैं उसको भी अगर आप डिस्कस करके बता सकें तो आप ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।